अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान के हवाले से मेरे पास इस वक्त बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, न्यूज़ हैं। अ, कुछ बहुत डिस्टर्बिंग हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हैं, कुछ बड़ी अहम हैं। सबसे पहले जो खबर है जिसको मैं बहुत डिस्टर्बिंग समझता हूँ, बहुत परेशान कौन समझता हूँ, वो खबर है जहां आप देखते हैं कि पाकिस्तान के एयर मार्शल, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जनाब ज़हीर अहमद सिद्धू साहब जो हैं, वो भी एक्सटेंशन ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनकी एक्सटेंशन की समरी मंजूर करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भेज देते हैं। सो ऑफ कोर्स उनको एक्सटेंशन जो है वो मिल गई। ये डेवलपमेंट बड़ी अफसोसनाक इसलिए है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन रहा है 1965 की जंग से लेके बालाकोट की काउंटर स्ट्राइक तक जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर एपीएफ ने की, जिसने पाकिस्तान के लोगों को बहुत एक सेंस ऑफ प्राइड अपने बारे में दी है, वो एयरफोर्स है। और ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये एक बहुत ही स्लिपरी पाथ है। ये एक्सटेंशंस एक बहुत खतरनाक किस्म का ट्रेंड है, जिससे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कहने में तो लोग ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर मोरल डिस्टर्ब होता है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ वही सिर्फ एक आदमी की एक्सटेंशन से सिर्फ एक ऑफिसर या दो ऑफिसर को फर्क पड़ता है। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। मसला ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल इनडिसिप्लिन के अंदर और इंस्टीट्यूशनल की मॉरल ईथोस को डिस्टर्ब करने के लिए ये एक स्लिपरी पाथ है, जिसके नतीजे में फिर एक डायनामिक्स जो है इंस्टीट्यूशंस के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ तो बहरहाल एक डील नजर आ रही है। डील ये नजर आ रही है कि चूंकि राइट लेफ्ट एक्सटेंशन दी जा रही हैं, डीजीआई ने एक्सटेंशन ली हुई है। माशाल्लाह एयर चीफ, हमारे आर्मी चीफ जो है वो सिरे से हैं ही रिटायर्ड ऑफिसर, वो एक तरह से पूरी एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद वो फिर मजीद एक्सटेंशन लेना चाहेंगे। तो आवे का आवा ही यहाँ पे बिगड़ चुका है। लेकिन अफसोस ये है कि एयर मार्शल जहीर सिद्धू जो हैं, उन्हें चाहिए था कि वो एयरफोर्स के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते, और कोई ज़रूरत नहीं एक्सटेंशन लेने की। मेरा ख्याल है 2021 से वो एयर चीफ थे। 2021, 22, 23, 24 और पूरे 3 साल मुकम्मल करने के बाद अब उन्होंने एक्सटेंशन ली है। वेरी बैड ट्रेंड, वेरी अनफॉर्चुनेट। एक दो पॉइंट्स मैं और इस हवाले से कह दूं कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जिस किस्म की जंग आगे, अगर खुदा ना खास्ता किसी की जंग ना हो, लेकिन जिस किस्म की मॉडर्न वॉरफेयर हम आगे फेस कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कंट्री के एसेट्स में, वो एयरफोर्स है। इसमें ड्रोन वॉरफेयर है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, और इसके अंदर इंटेलिजेंस कम्युनिटी का इस्तेमाल है। यानी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे आईएसआई है, उसकी रिफॉर्म की, उसको बेहतर करने की, उसको मजबूत बनाने की, उसकी लेवल ऑफ आईक्यू को बुलंद करने की जरूरत है। और बदकिस्मती से जो इंटेलिजेंस एजेंसी मुल्क की सारी पॉलिटिक्स में इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है, लोगों को गिरफ्तार करते पकड़ लिए, इधर उठाओ उधर मारो, ये अदालतें पकड़े, ये जज पकड़े, फला चीज करें, तो जाहिर है कि उसकी जो एक्चुअल अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं, जिस मकसद के लिए इंटेलिजेंस कम्युनिटी होती है, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, अब उस खबर की तरफ आ जाएं जहां आप देखते हैं कि बाकायदा हेडलाइन लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे रऊफ हसन साहब जो हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान जो है वो किसी भी किस्म की कंफ्यूजन में नहीं है, उनका माइंड बड़ा क्लियर है। और ये जो सारी खबरें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि साजिश के हवाले से, कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही है और मसले मसाइल हैं तहरीक इंसाफ के, ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान इसकी बिल्कुल तायद नहीं करते, वो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर रऊफ हसन साहब का ये भी कहना है कि ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रही है कि क्योंकि इमरान खान तक रसाई नहीं हो पाती, इमरान खान से आसानी से मुलाकात नहीं हो सकती, उनसे गाइडेंस जो है वो नहीं मिल सकती, तो मुलाकातों के रास्ते में जो बहुत ज़्यादा रुकावट। अब ज़ाहिर है कि रऊफ हसन साहब एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं पार्टी के, और जब आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, तो आपको इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जाहिर है जो मुलाकातों में फ़र्क डाला गया। अच्छी बात तो यह है कि इमरान खान के बारे में जो खबर गर्दिश कर रही थी कि उनको यहाँ से निकाल के बनीगाला में बंद कर देंगे या भावलपुर जेल में भेज देंगे, वो गालिबन चौधरी निज़ामुद्दीन के लोगों ने ये अभी तक कम अज़ कम ये फैसला किया है कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, और उनको लग रहा है कि इमरान खान को यहीं रखना चाहिए, और उनकी मुलाकातें भी वो जो है उनको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन इस हकीकत से तो, और मैं इसके ऊपर मजीद आता हूँ, लेकिन अब रऊफ हसन साहब जो भी कहना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि चौधरी निज़ामुद्दीन की एक पूरी स्ट्रैटेजी, एक हिकमत अमली है कि कैसे आपने तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करनी है, कयास पैदा करना है, डिफरेंट पावर सेंटर्स पैदा करने हैं, डिफरेंट जुबानें पैदा करनी है, डिफरेंट तरीकों से तहरीक इंसाफ के लीडर बात करेंगे, और एक खिंचाई की सूरत हाल होगी और एक इंतशार की सूरत हाल होगी, एक खलफशार होगा।
और इस हवाले से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर और कॉलमिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में जहां ब्रूटस का और खंभों का जिक्र किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप है। मैंने वो ट्वीट भी किया था थोड़ा सा ब्रूटस को डिफेंड करने के लिए, लेकिन वो क्लिप का एक टुकड़ा मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ। उस तरीके इंसाफ में अब रॉन्ग नंबर्स शामिल हो कर दिए गए हैं, उस तरीके इंसाफ में अब कुछ ब्रूटस शामिल कर दिए गए हैं। आप आगे देखिएगा, तोड़ने की कोशिश की जाएगी तरीके इंसाफ को, बर वक्त फैसले न होने पाए ये कोशिश की जाएगी। इमरान खान की मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीकों से करवाई जाएंगी। अच्छा, अब वापस आ जाए मीटिंग्स के हवाले से, जिसका रऊफ हसन साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ मीटिंग्स चूंकि नहीं हो पाती। अब मीटिंग्स जो है ना वो बड़े तरीके से रेगुलेटेड तरीके से करवाई जा रही हैं। फौरन साहब देखते हैं कि पहले अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें मना कर दिया गया था, बाकायदा एक लेटर लिखा हुकूमत पंजाब ने उन्हें, फिर उनकी मीटिंग हो गई एक दिन पहले। अब जब उनकी मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर के जो खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है केपी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है, प्रेस रिलीज इशू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को बताया कि आप सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी के मामलात में भी कॉपरेशन करें, और SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कमेटी है, उस हवाले से भी आप पूरा ताउन उनके साथ करें। पहली बात तो समझ आती है कि केपी के चीफ मिनिस्टर को इमरान खान ने कहा होगा कि आप पूरी कॉपरेशन करें सिक्योरिटी के मामलात में, वो बात बनती है, जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, उनको करना चाहिए, जाहिर स्टेट का मामला है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि इमरान खान ने उनको कहा कि SIFC में आप पूरी तरह से कॉपरेशन करें, ये ये जो, अच्छा, मैंने एक दिन पहले वीलॉग में आपको बताया था कि जो हमारे सामने जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज से आती है। अब इमरान खान हमारे सामने खुद तो है नहीं कि वो बोल के बताएं कि उन्होंने क्या कहा है। अब यहाँ पर क्या इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये कहा है कि आप SIFC में पूरी तरह से कॉपरेशन करें? बिकॉज SIFC जो है वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की ब्रेन चाइल्ड ब्रेन वेव है, जिसके जरिए मशरक़ वस्ता की बहुत सी, वो समझते हैं कि मैं बहुत इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, पाकिस्तान के अंदर की बहुत सी चीज़ें या असासे या इंडस्ट्रियल बची कुची जो चीज़ें हैं उनको बेचा जाएगा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होगी, मादनियात में इन्वेस्टमेंट होगी। ये उनका एक ब्रेन वेव है। और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी इस किस्म के इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स खास करके डिक्टेटरशिप्स के ज़माने में लिए जाएं तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत नहीं होती है। और जब पाकिस्तान के मखसूस हालात में तो माशाल्लाह जिस तरह से लोगों को उठा के मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ज़राए इब्लाग बंद है, ट्विटर बंद है, तो सिरे से ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ही एक मजाक बन चुका है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू बिलीव कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को यह कहा होगा कि आप पूरी तरह से SIFC के साथ ताउन करें। इमरान खान हमारे सामने नहीं है, यही वो कम्युनिकेशन इशू है जिसकी तरफ डरते डरते रऊफ हसन साहब ने इशारा भी किया है। लेकिन जाहिर है कि रऊफ हसन साहब को ये कहना है कि नहीं नहीं नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इमरान खान जो है वो बड़े क्लियर हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये क्लियर जरूर मैं कर दूं। अच्छा, अब आ जाए उस सूरत हाल की तरफ जहां शहीदों के ऊपर और शहीदों की मैयत के हवाले से एक भरपूर किस्म की सियासत इस वक्त, गंदी सियासत पाकिस्तान में हो रही है शहदा के नाम के ऊपर। और इस सियासत को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिनका माफ कीजिएगा असल टाइटल होना चाहिए द मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन, जनाब अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब जो पहले ऑब्सेस थे कि IMF के बाहर एक मुजाहरा हो गया या IMF के हवाले से खत लिख दिया गया, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सॉवरेनिटी उस हवाले से जाग गई थी। अब ये जो मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन है, इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शोहदा की बेइज्जती कर रही है, उनकी उनकी रवायात को पामाल कर रही है। समझ नहीं आया कि क्या उनके पास ऐसी कंक्रीट सब्सटेंटिव या ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, मैंने कोई नहीं देखी कि तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी, किसी और बेवकूफ़ ने, किसी नादान ने, ना समझने किसी बेवकूफ़ आदमी ने, किसी गलत किस्म के आदमी ने अपनी जगह कोई स्टेटमेंट दे दी हो। वैसे मैंने देखा कुछ नहीं कि शोहदा के ऊपर तहरीक इंसाफ किस तरह से अटैक कर रही है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब ये दिया है कि शोहदा के ऊपर जो है, मार्टर्स के ऊपर किसी किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज शोहदा मार्टर्स जो हैं वो किसी भी कौम का एक मजमूई तौर पर एक कलेक्टिव असासा होते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसके नतीजे में बहुत से पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान जख्मी भी हुए, जहां कर्नल सैयद काशिफ अली जो हैं उनकी शहादत हुई, और उसके बाद कैप्टन अहमद बदर जो हैं उनकी शहादत हुई, और उनका उसके बाद से ये सारी जो है ये कहानी और ये नैरेटिव चल रहा है। अच्छा, अब वहां पर भी आप देखें कि क्या हुआ। जो जनाजा हुआ है रावलपिंडी में, वहाँ पर तमाम ही अफसरान पहुँचे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी वहाँ पहुँचे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब वहाँ पे पहुँचे, और भी बहुत से लोग वहाँ पे पहुँचे। वो तो चलो उनको पहुँचना चाहिए था, आर्मी चीफ। लेकिन जो एक पिक्चर हमने देखी है
जो तमाम अखबारात के ऊपर आप देख सकते हैं, ट्रिब्यून में, डॉन में, उसकी हेडलाइन के अंदर, और मुसलसल वहाँ पे है, वो हेडलाइन वहाँ से हट नहीं रही। उसमें आप देखते हैं कि एक तरफ से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, और दूसरी तरफ से आर्मी चीफ ने कर्नल सैयद काशिफ अली की मैयत जो है उसको उन्होंने कंधा दिया हुआ है। ठीक, बात बड़ी सही है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आर्मी चीफ तो, हर आर्मी चीफ तो खैर ये करते ही हैं, ये उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईथॉस में, उनके एथिक्स के अंदर है, ये उनकी कन्वेंशन है। लेकिन प्रेजेंट अब चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, तो अब उनका जाना वहाँ बनता है, और बड़ा अच्छा ये मतलब ट्रेंड है। लेकिन जहन में ये सवाल तो पैदा होता है ना पॉलिटिकल एनालिस्ट के, कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब पहली दफ़ा सदर नहीं बने, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब 2008 के सितंबर अक्टूबर से लेके 2013 तक भी पाकिस्तान के सदर रहे। मुझे नहीं याद पड़ता कि उस जमाने में, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बदतरीन एक फेज था, जिसमें सैकड़ों अफसरान और जवान जो हैं वो शहीद हुए, जिसमें आर्मी के अफसरान जवान भी हैं, जिसमें पुलिस के अफसरान जवान भी हैं, जिसमें रेंजर्स के भी हैं, पैरामिलिट्रीज के हैं। उनमें कितनी दफ़ा हमने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है, जब बेहतर सेहत में थे, वो वहाँ जाके मैयत को कंधा देते हुए हमें नजर आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। एंड मतलब अब क्या इसको कहें, आप इसको यही कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पीडीएम के पॉलिटिशियंस हैं, ये इस वक्त एक खुल्लम खुल्ला शोहदा के ऊपर उनकी मैयतों के साथ ये इस वक्त एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इल्ज़ाम जो है ये दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं है जो हेडलाइन बनी है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब मैयत को सहारा दे रहे हैं, बल्कि उस स्टेज के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की एक खासी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट भी दी है, और ये वीडियो स्टेटमेंट भी तमाम अंग्रेजी और उर्दू के अखबारात के अंदर जो है उसको पिंग किया गया। ये वीडियो स्टेटमेंट आप देख लें, सुन लें इसको। मेरे बहादुर भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा, और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट आप देख लें कि वैसे तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रोक मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन जनाब अता तारड़ साहब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान का इमेज के IMF के दफ्तर के बाहर अगर पाकिस्तानी लोगों ने कोई मुजाहरा कर दिया है तो उससे उनको बहुत शदीद सदमा पहुंचा है, बड़े परेशान हैं, उसको साजिश समझते हैं। लेकिन जिस तरह से रिजवान सिया को गिरफ्तार किया गया एक दिन डेढ़ दिन पहले गुजरांवाला में, बिल्कुल ATC कोर्ट से उनको उठाया गया, और रिजवान सिंह कौन है? रिजवान सिंह कैंडिडेट थे PP 62 के, जो पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली के। ये एक अमेरिकन सिटीजन है जिन्होंने अपना पासपोर्ट, अपनी सिटीजनशिप जो है रिवोक की, वापस कर दी। वैसे पता नहीं उनको क्या ख्याल आया कि क्यों उन्होंने वापस कर दी। मैं कम से कम इस किस्म की सेंटिमेंटालिटी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। लेकिन इनका पूरा घर, इनके बच्चे, इनकी बीवी, इनका पूरा खानदान जो है वो अमेरिकन सिटीजन है। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को आप देखें। अच्छा, अब ये जिस तरह से ये गिरफ्तारी की गई और ये वीडियो जो है इस वक्त व्हाट्सएप के ऊपर पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रही है। ट्विटर तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बंद है, थैंक्स टू द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब अता तारड़ साहब। लेकिन ये क्लियरली एक एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है ट्रांस नेशनल रिप्रेशन की। और ये वाहिद वाकया नहीं है, पाकिस्तान में जो माहौल बन चुका है उसमें अंधाधुंध ट्रांसनेशनल ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जद में आते हैं। ये एक ऐसा कानून है जो एक डेढ़ बरस पहले अमेरिका और कनाडा दोनों इस पे काम शुरू कर चुके हैं। इसकी मसलसल लेजिस्लेशन हो रही है। ये बॉडी ऑफ लॉ जो है ये एक्सपैंड करेगा, और जब एक दफ़ा एक ऐसा कानून ह्यूमन राइट के हवाले से अमेरिका में बन रहा है और कनाडा ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर ये बरतानिया में भी बनेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी बनेगा, न्यूजीलैंड के अंदर भी बनेगा, या आपको डिफरेंट यूरोपियन ममालिक के अंदर भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बॉडी ऑफ लॉ आपको स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएगी। इस स्टेज के ऊपर अता तारड़ में तो ज़ाहिर है इतनी सेरिब्रल कैपेसिटी नहीं है कि उन चीज़ों के बारे में सोच सकें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर कोई हिडन कमेटी पिंडी में कायम करेगी जो इस किस्म के इंस्टेंसेस को देखे, और ये कभी भी पाकिस्तान की टॉप जो ब्रास है ये उसकी मंशा नहीं होगी। ऊपर से तो सिर्फ इतना ही हुक्म है ना कि सख्ती करें, पकड़ लें, उठा लें, इस तरह की बातें होती हैं। जिस तरह से नीचे से पुलिस एक्ट कर रही है, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए, एक तो नहीं है वैसे, दर्जनों सैकड़ों वाकयात कर चुके हैं, लेकिन ये जो इमेजेस हैं
ये बहुत खतरनाक है। और पाकिस्तान का सोल्यूशन क्या है पुलिस का, कि इमेजेस ही पैदा नहीं होने चाहिए, कैमरा पकड़ लो, लेंस तोड़ दो, कैमरे वाले का हाथ तोड़ दो, लेकिन ये चीज़ें दफन नहीं होंगी। ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। इसी तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पीएचडी करने आए हैं, मास्टर्स करने आए हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, सोयास में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, कोलंबिया में, प्रिंसटन में, हार्वर्ड में, भाई आप लोग मर गए हैं। आप लोग क्या पुराने 1960-64 के चीज़ें उठा के अपने एमफिल के पीसेस लिखते हैं और उसके ऊपर डॉक्टरेट करते हैं, जिसका तो आप बाद में जब उसको किताब की शक्ल में आप पब्लिश करेंगे तो उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। अक्सर जो डॉक्टोरल थीसिस हैं वो किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके पास इश्यूज जो असल इश्यूज हैं उस पे तो आप आते नहीं है। ये देखें हो क्या रहा है पाकिस्तान में विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन इश्यूज के ऊपर आप लिखें, इसके ऊपर तवज्जो दिलाएं, इसके ऊपर एक डिस्कोर्स जो है वो आप डेवलप करें। अच्छा, अब 24 घंटे हो गए हैं, एक खबर, एक हेडलाइन लगाई 18-24 घंटे पहले, मेरा ख्याल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने, वो उन्वान ही, हेडिंग ही देखने वाली है। हेडिंग ये है कि नो मोर फंड्स फॉर सीपेक, आईएमएफ टोल्ड। यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आईएमएफ को ये कमिटमेंट दे दी है, ये वादा कर दिया है, उनको बता दिया है ब्लैक एंड वाइट तरीके से कि हम कोई मजीद फंड्स जो हैं वो सीपेक के प्रोजेक्ट्स की जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स हम नहीं देंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है कि ये फंड्स थे क्या जो पेमेंट करने थे, ये वो एरियर्स हैं जो चाइनीज पावर कंपनीज जो सीपेक का हिस्सा है, वो तकरीबन 500 अरब, 480, 490, 500 अरब रुपए के वो एरियर्स हैं जो इन कंपनीज के बिल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले हालांकि 2015 में एक एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट का वायदा किया था चाइनीज कंपनीज के साथ कि हम एरियर्स को डेवलप ही नहीं होने देंगे, यानी सर्कुलर डेट जो है नहीं बनने देंगे इस हवाले से। लेकिन फिर वो बन गया बिकॉज इनको मसलसल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, कभी इधर से पैसे खींचते हैं, कभी उधर से पैसे खींचते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम ये पेमेंट्स जो है नहीं करेंगे। तो ये पेमेंट्स, पहली तो बात है कि जो पैसे के ऊपर ठप्पा तो नहीं लगा होता कि ये आईएमएफ के फंड हैं और ये डॉलर आईएमएफ से आए हैं, बहरहाल ये कह रहे हैं कि हम ये पेमेंट्स नहीं करेंगे। ये पेमेंट्स कैसे करेंगे ये एक अलग लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपकी तरफ तवज्जो ये दिलाना चाहता हूँ कि ये जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन है, जिनको पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इज्जत और इमेज का गम जो है वो मरा चला जा रहा है, और इनके साथ बहुत से, आपको पता है पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग के सारे लोग भी इन्होंने जो कराए के टैटू हैं वो पाले हुए हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आईएमएफ किस किस्म की कंडीशनैलिटीज शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर प्लेस कर रहा है। इससे पहले आप सुन चुके हैं कि आईएमएफ अभी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिमांड कर रहा है। और क्यों आईएमएफ को किसने कहा है कि आप एनएससी अवार्ड और 18th अमेंडमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है सेंट्रल और प्रोविंसेस के दरम्यान में, आईएमएफ उसकी रिविजन जो है वो मांग रहा है, ये उनकी मेन डिमांड है। तो आप वो भी करना है। उसके अलावा भी अगर आप डिटेल्स देखें जो आईएमएफ के हवाले से छप रही हैं, जो इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं, तो आईएमएफ मुसलसल चीज़ों पे कह रहा है कि ये खर्चा कैसे किया था, वो खर्चा कैसे किया था, ये वाले टैक्सेस कैसे लगाए थे, वो वाले कैसे लगाए थे। यानी अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है उसकी माइक्रो लेवल जो मैनेजमेंट है वो आईएमएफ के पास चली गई है। एक लिहाज से अच्छा है, अगर आप उनकी डिटेल्स देखें तो पूछ रहे हैं कि ये पैसा कैसे खर्चा, वो पैसे कैसे खर्चा, क्योंकि एक ऐसे करप्ट चोर डाकुओं का जो टोला है पाकिस्तान में जो सिर्फ चोरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उनके ऊपर अगर आईएमएफ की नजर होगी, सुपरविजन होगी, तो शायद कोई से बेहतरी निकल आए। बट ऑन दी अदर हैंड ये जो लेक्चर देते हैं नेशनल सॉवरेनिटी का, इधर ड्रामा, इधर मुजाहरा कर दिया, उधर खत लिख दिया, हमारी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ गई। कौन सी सॉवरेनिटी है तुम लोगों की? किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसके सामने ड्रामा डाल रहे हो सॉवरेनिटी का? अब चूंकि जिक्र सीपैक का हो गया तो मैं आपको वो एक शॉर्ट और वो टुकड़ा दिखाना चाहता हूं जो मेरी डिस्कशन थी हिंदुस्तान के फॉरमोस्ट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब प्रवीण सोनी साहब के साथ एक दिन पहले, जिस वीडियो का उन्वान था चाइनाज राइज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, अमेरिका एंड पाकिस्तान। वो खासी लंबी चौड़ी डिस्कशन थी, उसमें सीपेक के हवाले से भी बहुत सी डिस्कशन हुई, अक्सर चीज़ों में मेरा और उनका डिसएग्रीमेंट था, लेकिन सीपेक के हवाले से प्रवीण सोनी ने वहां पे क्या कहा वो टुकड़ा जरा देखें। ये इज द मिसफॉर्चून इन माय असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वाज कॉल्ड द क्राउन ऑफ देयर, जो 6 उन्होंने कॉरिडोर बनाए थे, आई डू नॉट थिंक इट इज एनी लॉन्गर दैट। द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। ये मेरी सोच है। नहीं नहीं, इसको एक्सप्लेन करें, क्या मतलब आपका? मतलब इसकी हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई है? आप इसका, आप नहीं, सिग्निफिकेंस है, आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल इंस्टेबिलिटी। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एंड द चाइनीज रियलाइज दैट कि आप नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं तो आज की डेट में तो आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं है आपके पास अभी। मसला आपके पास पूरा 5G होना चाहिए था पूरा, क्यों नहीं है आपके पास? आप मुझे बताइए। अगर चाइनीज 5G दे रहे हैं, उधर मलेशिया को दे रहे हैं, उधर कंट्रीज को दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिया अगर सीपीसी आपका है?
मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्या आपको। आपके ख्याल में क्या वजह है? हमारे पास तो बहुत से रीजंस हैं इसके इसकी कि क्या हुआ है। मेरे देखिए, मेरे हिसाब से वजह क्या है कि आपकी देखिए, फर्स्ट यू नीड इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सॉरी सेइंग दैट, जो हुआ क्या है कि आफ्टर द वोटिंग आउट ऑफ द इमरान खान गवर्नमेंट, वो बहुत इंस्टेबिलिटी देखी है पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर। ये आपका अंदरूनी मामला है, इट इज़ योर इंटरनल मैटर, बट ऑब्वियसली चाइनीज़ आर आल्सो नोटिसिंग। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि प्रवीण सोनी साहब का ये पर्सपेक्टिव है कि पिछले 1.5-2 बरस में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उससे सीपैक के प्रोजेक्ट जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता और बहुत से आप में से लोग भी वाकिफ़ हैं क्योंकि प्रवीण सोनी बाहर से इसको देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, आप में से बहुत से ऐसे इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, बहुत से और लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनको अच्छी तरह से पता है कि पिछले 3-4 बरस से आप ये कह सकते हैं कि 2019-20 से स्लोली एंड ग्रेजुअली सीपैक के प्रोजेक्ट्स की उस तरह की प्रोग्रेस नहीं हो सकी। उसमें इश्यूज कहे गए कि कैपेसिटी इश्यूज हैं, पाकिस्तानी वर्कर काम ठीक नहीं कर पा रहा, कंपनीज नहीं कर रही, एनेबलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं हो रही। लेकिन अब इसको जब हाइंडसाइट में आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की ताकतें ऑपरेट कर रही थी जिन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइनीज को डिसअपॉइंट किया और सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने उस तरह से टेक ऑफ ही नहीं किया पाकिस्तान में जिस तरह से उन्हें टेक ऑफ करना चाहिए था। पीएमएलएन के लोग उसे इमरान खान को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इमरान खान बेचारे को आपको पता है किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं था। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल बाजवा की है वो उसे कंट्रोल कर रही थी। जनरल बाजवा जिन जर्नलिस्ट से बात करते रहे, जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के टॉप सीईओ से बात करते रहे, उससे उन लोगों ने ये बात बड़ी आसान थी पिक करनी कि जनरल बाजवा चाइनीज़ रोल और असर रसूख के खासे क्रिटिकल थे। अब उनके सक्सेसर्स उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो किसको लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता। मैं इस वक्त सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ये डिस्कशन की थी इसको बड़े कम लोगों ने देखा है। मतलब नॉर्मली मैं आपके एक स्टेटिस्टिक्स आपके साथ दिखाता हूँ और कम लोगों ने इसलिए नहीं देखा कि लोग ये डिस्कशन मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान में लोगों का सारा फोकस इस हवाले से है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन मैं एज अ मीडिया प्रोफेशनल ये समझता हूँ कि जितने ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे, उनको हम देखेंगे, उतना ही अपनी सियासत को हम दुनिया को हम बेहतर समझेंगे, अपने रीजन को बेहतर समझेंगे, हम अपनी सियासत को भी बेहतर समझेंगे। तो मैं इस किस्म के प्रोग्राम्स लाता रहूंगा। देखा इसको लोगों ने कम है। मैं स्टेटिस्टिक्स आपको डैशबोर्ड के दिखाता हूँ क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि शायद लोगों ने किसी कंटेंट को इसलिए नहीं देखा कि उनको बोरिंग लगा है। जिन लोगों ने इसे देखा है उन्होंने इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट है, मेरी बड़ी क्लास उन्होंने ली है कि ये नहीं गलत किया आपने, वो भी गलत किया, आपको ये भी नहीं पता था। बट इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने क्लिक ही नहीं किया। आज से साल 1.5 साल पहले सूरत हाल ये थी कि जब चाइना, इंडिया, अमेरिका की आप बात करते थे तो पाकिस्तानी इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई था। मैं ऐसी वीडियोस पहले करता रहा हूँ। लेकिन अब इसमें लेवल ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल डाउन हो चुका है और इस वक्त सारी की सारी फोकस जो है पाकिस्तान के व्यूअर्स की वो इनवर्ड हो चुकी है। उनकी बाहर देखने की ख्वाहिश जो है पहले से ज़्यादा कम हो चुकी है। ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं डैशबोर्ड के, से आपको पता चलता है कि लोगों ने जब इस टाइटल को देखा चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका पर, उन्होंने इसके ऊपर सिरे से क्लिक ही नहीं किया। जिन लोगों ने क्लिक किया और वो आए, उन्होंने इसको जोक दर जोक देखा भी, अप्रिशिएट भी किया और नॉर्मल टाइम से ज़्यादा उन्होंने इसको देखा। लेकिन जनरली जो एवरेज व्यूअर था उसने इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये मैं अभी भी मैंने इसके ऊपर सेकंड वीडियो पोस्ट नहीं की इसके बाद, क्योंकि जब सेकंड वीडियो आप पोस्ट करते हैं पिछली वीडियो पे बिल्कुल भर जाती है। अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप में से जिन लोगों ने इसको नहीं देखा इसको देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। इट्स अ डिस्कशन दैट विल हेल्प यू टू थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी तरह से आइकॉनोक्लास्ट विद मोईद पीरज़ादा, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, सेकंड टाइम पे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको ज्वाइन करें। मैं टोटली ऐसी डिस्कशंस आपके सामने लेके आऊंगा। ये इस किस्म की डिस्कशंस नहीं होंगी कि मैं और डॉक्टर शहबाज गिल दोनों अंग्रेजी में बैठ के मुंह टेढ़ा करके बात कर रहे हैं। दीज विल बी द डिस्कशंस जो माइंड ओपनिंग में मदद कर सकेंगी। मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाऊंगा, तो उन्हें आप जरूर मुझे उसमें आप ज्वाइन करें। और जाहिर है कि बहुत सी ऐसी डिस्कशंस और पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिससे, जैसे प्रवीण सोहानी, माइंड में ही रखिए कि प्रवीण सोहानी जो है ही इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान, ही इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन चाइना, ये उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन सारे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव या इंडियन जो एनालिस्ट जो हैं वो ऐसे नहीं देखते। क्योंकि प्रवीण सोहानी सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान एंड चाइना, मुझे दूसरा कॉन्ट्रेरी पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है। जब कोई और मैं लाता रहूंगा साइनोलॉजिस्ट को, तो जो पर्सपेक्टिव सामने प्रेजेंट किया जाता है, एंकर या मॉडरेट एंकर की जिम्मेदारी होती है कि वो कॉन्ट्रेरी पर्सपेक्टिव को सामने लेकर आए। तो बहरहाल इसके हवाले से मैंने खासा एक्सप्लेन कर दिया। सो ज्वाइन एंड वॉच दिस चैनल एंड ज्वाइन आइकॉनोक्लास्ट विद मोईद पीरज़ादा। फिर आपसे मुलाकात होती है, फिर बात होती है। थैंक यू।